करो, आज नाश्ते में गर्मा गर्म पकौड़े बना लो। मौसम अच्छा है, मेरा गर्मा गर्म पकौड़े और चाय खाने का मन कर रहा है। गरम पकौड़े अभी खाने हैं? हाँ, मेरा अभी खाने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, बना कर लाती हूँ। महिमा रसोई में जाती है और रसोई में गए हुए उसे काफी समय हो जाता है, लेकिन अभी तक पकौड़े नहीं आते। प्रियांशु ने यहाँ सोफे पर बैठकर अपना अखबार भी पढ़ लिया था। अरे महिमा, अभी तक पकौड़े बने या नहीं? ला रही हूँ जी, ला रही हूँ। महिमा के गर्मा गर्म पकौड़े दरअसल पूरी तरह जल चुके थे। वो लाकर प्रियांशु के आगे रखती है। ये क्या है? ये पकौड़े हैं। पकौड़े हैं कि कोयला है? अरे तुम कब सीखोगी खाना बनाना? तुम्हें पता है ना, गांव से माँ और बाबूजी आने वाले हैं। मुझे तो तुमने ऐसा जला भुना खाना खिला दिया, क्या उन्हें भी ऐसा ही खाना बनाकर खिलाओगी? प्रियांशु ऐसा कहकर गुस्से में वहां से चला जाता है, जिसके बाद महिमा को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वहीं गांव से यशोदा, दुर्गेश और नंदिनी, शिवा बाहर आ जाते हैं। माँ, और कितनी दूर है भैया का घर? बस बेटा, पहुँचने वाले हैं। ये रिक्शा वाला भैया जल्दी पहुँचा दे तो पहुँच जाएंगे। रिक्शा वाला यशोदा और उसके परिवार को यशोदा के अमीर बेटे के घर उतार देता है। आ गया मेरा प्रियांशु का घर। कहीं छोटे बेटे का घर दिखाई नहीं दे रहा, उसका घर कहाँ है? अरे वो रहा, दिख नहीं रहा क्या तुमको? एक कमरे का घर है उसका। बस ऐसे गरीबों की तरह रहता है तुम्हारा बेटा। देखो जी, मुझे तो अपने अमीर बेटे के घर ही जाना है। हाँ पिताजी, हमें भी बड़े भैया के घर ही जाना है। बड़ी भाभी कितनी अमीर है और कितना बड़ा घर है उनका। ठीक है, तुम लोगों को जैसा ठीक लगता है वैसा ही करना। इस तरह वो सभी महिमा के घर पर आ जाते हैं। अरे माँ जी, बाबूजी, आप लोग आ गए? उन्होंने मुझे बताया था कि आप लोग आने ही वाले हो, पर इतनी जल्दी आने वाले हो ये नहीं पता था। आप लोग थोड़ी देर आराम कर लो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देती हूँ। महिमा ऐसा कहती है, जिसके बाद वो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज ये सब ऑर्डर कर देती है। कुछ देर में ऑर्डर आ जाता है और गांव से आया हुआ परिवार ये सब खाकर बहुत खुश होता है। हमने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमें शहर की ऐसी अतरंगी चीज खाने को मिलेगी। अरे मेरी अमीर बहू के यहाँ खाने की कमी थोड़ी ना होगी। कमी होगी तो गरीब बहू के घर पर होगी। अरे माँ जी, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। इस तरह महिमा अब रोजाना ही अपने गांव से आए हुए ससुराल वालों को बाहर का खाना ऑर्डर करके खिलाती रहती है, लेकिन अब वो सभी बाहर का खाना खाकर बोर हो जाते हैं। रोजाना बाहर का खाना खाकर तो मेरे पेट भी खराब होने को हो रहा है। घर का सादा खाना नहीं मिलेगा क्या भाभी? सादा खाना? हाँ बहू, सादा खाना। आज तो तू सादा खाना बना, जैसे गर्मा गर्म साग और मक्के की रोटी बना ले। बस इसी बात का डर था, वही हो गया। अब मैं क्या करूं? और रोटी चूल्हे पर बनाना भाभी, बहुत अच्छी लगती है चूल्हे की रोटी। अब महिमा कुछ नहीं कर सकती थी। ना चाहते हुए भी उसने सभी के लिए साग और चूल्हे पर रोटी बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे खाना बनाना ही नहीं आता था तो उसे उम्मीद भी क्या कर सकते थे। चूल्हे पर बनी हुई रोटियां एकदम जल भुनकर कोयला हो गई थी और साग तो दिखने में ही नहीं लग रहा था कि उसे खाया जा सकेगा। अरे बहू, ये क्या बनाकर रख दिया है तूने? माँ, मुझे तो भूख ही नहीं लग रही है, मैं तो जा रहा हूँ सोने। हाँ माँ, मुझे भी भूख नहीं है। जला हुआ खाना देखकर तो बहुत, सच कहूँ मेरी भी भूख मिट गई, लेकिन ये खाना रोटियां इतनी कैसे जल गई? यशोदा की बात सुनकर महिमा कहती है, माँ मेरी क्या गलती है? मैंने तो खाना ठीक से ही बनाया था, पता नहीं कैसे जल गया। अब महिमा रोजाना ही जला हुआ खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को देने लगती है। लगता है बहू तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। नहीं बाबूजी, मेरी गलती नहीं है। दरअसल हमारे घर की गैस की ही गलती है। मैं तो खाना अच्छे से बनाती हूँ। महिमा कोई ना कोई बहाना ढूंढती ही रहती है। रोज आधा कच्चा, आधा जला, आधा पका खाना खाकर सबके पेट खराब होने लगते हैं। रोजाना कच्चा कच्चा खाना खाकर मेरी तो तबीयत खराब हो गई है। सोचा था शहर में आकर बहू के हाथों का बढ़िया बढ़िया पकवान खाने वाली हूँ, लेकिन यहाँ तो पकवान की जगह कोयला खाने को मिलता है। देखो यशोदा, शहर में आना तो ठीक रहा था। सारे दिन तो हमने बड़ी बहू के घर में बिता दिए, लेकिन यहाँ पर और 2-4 दिन रह लिए तो हमारा तो ऊपर जाने का बंदोबस्त हो जाएगा। इसलिए एक दिन अपनी छोटी बहू के घर पर जैसे तैसे रुक जाते हैं, उसके बाद अपने गांव निकल जाएंगे। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कहते हो। चलो चलते हैं अपनी छोटी बहू के घर, उसके बाद अपने गांव चलेंगे। बस फिर तो जय राम जी की। इस तरह यशोदा अपने परिवार के साथ अपनी छोटी बहू के घर आती है, जहाँ सड़ा सा एक कमरा होता है। घर में मामूली सा गैस चूल्हा होता है और बस जरूरी सामान। एक भाभी के यहाँ तो आधा कच्चा आधा पका खाना खाकर मरने की हालत हो गई है, और अब यहाँ पर कुछ खाने को मिलने से रहा। बस आज की रात और बीत जाए। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन गुंजन ने जब सबको एक साथ देखा तो वो बहुत खुश हुई। अरे आप लोग अचानक से यहाँ, मुझे तो बहुत ही हैरानी हो रही है। माँ बाबूजी, आपने आने के बारे में बताया भी नहीं। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। गुंजन अपना चूल्हा जलाती है और उस पर चाय के साथ पकौड़े तैयार करके सभी को खिलाती है।
आप लोग चाय नाश्ता कीजिए, मैं रात के खाने के लिए अब तक तैयारी करती हूँ। वैसे माँ जी, सब कुछ ठीक तो है ना? आप लोगों की तबीयत थोड़ी दुरुस्त नहीं लग रही है। बस अब क्या ही बताऊं बहू। कोई बात नहीं माँ जी, पूरी रात है और अभी तो आप लोग हमारे पास काफी दिन तक रुकोगे। आराम से बता देना कैसे क्या हुआ। गुंजन रात के खाने में सरसों का साग और मक्के की गर्मा गर्म चूल्हे पर बनी रोटियां बनाती है, जिसकी खुशबू से पूरा कमरा महक उठता है और वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। सब जब खाना खाते हैं तो उन्हें बहुत खाना पसंद आता है। भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। इतना अच्छा खाना खाकर तो मेरी तबीयत बिल्कुल तरोताजा तंदुरुस्त हो गई है। बहू, तुम्हारे हाथों का जायका बहुत स्वादिष्ट है। सही कहा आपने। अमीरी देखकर हम लोग बड़ी बहू के घर चले गए, लेकिन देखो ना, जितना जेठानी निकम्मी है अमीरों के बाद, उतनी ही गरीबी में लायक है मेरी छोटी बहू। माफ कर देना बहू, हम तुम्हारे घर इसलिए नहीं आए थे क्योंकि तुम लोग गरीब थे। तुम्हें सुनने के बाद बुरा तो लगा ही होगा, लेकिन मैं ये अपने मन में लेकर जाना नहीं चाहती थी। माँ जी, आपने अपने मन की बात कह दी और आपने सच्चाई कह दी। मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। इस तरह गुंजन अपने ससुराल वालों के साथ अपने एक छोटे से कमरे में भी बहुत खुशी से रह रही होती है। जब ये सब महिमा देखती है तो उसे बुरा लगता है और वो एक दिन अपनी अमीरी का घमंड दिखाने के लिए उनके पास आती है। अरे, मेरे घर में किसी चीज की कमी रह गई थी क्या, जो तुम लोग यहाँ आकर रहने लगे? मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी होटल से खाना मंगाया था। ये मेरा मुकाबला कर सकती है क्या? बस करो बहू, जितनी तुम्हारी अहमियत उतना बड़ा तुम्हारा घमंड। अरे क्या फायदा जब तुम 2 वक्त का खाना भी ठीक से किसी को खिला नहीं सकती, वो भी अपने हाथों से बनाकर। और सदा जिंदगी भर ये पैसा तो रह नहीं सकता। जब गरीबी आएगी तो खुद से ही बनाकर खाओगी ना, तब भी ऐसा ही खाना बनाकर खाओगी। बड़ी भाभी जी, मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक औरत को अपने घर की गृहस्थी को चलाने के लिए खाना तो बनाना ही आना चाहिए, जो कि गरीब होकर हमारी छोटी भाभी को आता है। और वो आपसे कितनी छोटी है, फिर भी वो इस घर को अच्छे से चला रही है। अपनी नंद और सास की बात सुनकर महिमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी से माफी मांगते हुए कहती है, आप सभी मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे एक तो खाना बनाना भी नहीं आता, ऊपर से मैं यहाँ घमंड दिखाने आ गई। देवरानी जी, आज से आप यहाँ नहीं रहोगी, आप मेरे साथ चलो। पूरा परिवार एक साथ वहीं पर रहेगा और आप मुझे खाना बनाना भी सिखाना। आखिर में महिमा अपने पूरे परिवार को प्यार प्रेम के साथ वापस घर ले आती है। उसके बाद वो सभी उसके घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के चलते गुंजन की गरीबी की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। पूरा परिवार एक साथ रहने लगता है और गुंजन अपनी जेठानी को बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना सिखाती है। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर प्यार प्रेम के साथ सभी घर वालों को बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती है। ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। कहते हैं भगवान के दर्शन पाकर लोग मंत्र मुक्त हो जाते हैं, लेकिन इस लड़की की आवाज सुनकर तो किसी बहरे के कान में भी मिश्री खुल जाए। सही कह रही हो बड़ी बहन, बड़ी प्यारी बच्ची है। इसकी मधुर आवाज से ही तो नंदगढ़ के लोगों की सुबह सुरीली हो जाती है। जहां सूरज की किरण से सुबह की शुरुआत होती है तो वहीं नंदगढ़ नगर के कृष्ण कन्हैया मंदिर में कावेरी के भजनों से सुरीली सुबह की शुरुआत हुआ करती। एक रोज आरती के बाद पुजारी कावेरी को प्रसाद देते हुए कहता है, भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करे बेटी। पुजारी जी, मेरी एक ही मनोकामना है कि मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए और मेरा भाई पढ़ लिख कर एक काबिल आदमी बने। और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए भगवान से तुम्हें? भगवान ने मुझे मंदिर की सेवा करने का मौका दिया, आपके लिए अच्छा खाना बनाने को दिया, और तो और रोज सुबह सबसे पहले मुझे ही भगवान के दर्शन मिलते हैं। ये सब क्या कम है जो और कुछ मांगू भगवान से? कावेरी भगवान को प्रणाम करके वहां से जा रही होती है, तभी मंदिर के सामने एक बड़ी सी कार रुकती है और उसमें रेशमी साड़ी पहने एक औरत पूजा की थाल लिए निकलती है। जैसे वो मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है तो उसका पैर सीढ़ियों से टकरा जाता है। वो गिरने ही वाली होती है कि तभी कावेरी आकर उसे संभाल लेती है। आराम से आंटी जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, वरना आज तो मैं घायल होकर ही घर पहुंचती। बिल्कुल नहीं, मंदिर में दुखी लोग आते हैं लेकिन दुख लेकर नहीं जाते आंटी जी। मैं चलती हूँ, आप दर्शन कीजिए। जय माता दी। कावेरी वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी बातें कल्याणी पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। बीतते समय के साथ कल्याणी रोज मंदिर आया करती और कावेरी को वहां भजन कीर्तन और सेवा करते देखती। एक रोज जब कल्याणी पूजा करते हुए कावेरी को एक छोटे बच्चे को खाना खिलाते हुए देख रही होती है, तभी पुजारी उसे आरती देने आता है। क्या बात है बहन जी, कुछ दिनों से आप ठीक आरती के समय मंदिर आ जाती हैं। हाँ पंडित जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है घर से ज्यादा मंदिर में अच्छा लग रहा है। वैसे ये भजन गाने वाली लड़की क्या यहीं रहती है? नहीं नहीं, ये तो यहाँ काम करती है बहन जी, बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की है।
वो तो इसकी बातों से ही पता चलता है पुजारी जी। वैसे दिखने में भी सुंदर है। इसके माता पिता क्या करते हैं? बेचारी के पिता नहीं है बहन जी, माँ और छोटा भाई है, किराए के घर में रहते हैं। किराए के घर में? यानी ये तो बहुत गरीब होंगे। हाँ वो। पुजारी जी मुझे थाल दे दीजिए, बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। पुजारी को कुछ समझ नहीं आता। वो कल्याणी को थाली पकड़ा देता है और कल्याणी मुंह बनाकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन कल्याणी मंदिर नहीं जा पाती तो अपने हॉल में बैठी होती है। तभी उसका पति रायचंद वहां आता है और सबके सामने हाथ फैलाता है। करोड़ों की जायदाद और 100 कमरों के इस घर के मालिक होकर अब क्यों हाथ फैला रहे हो? क्योंकि मुझे प्रसाद चाहिए जो तुम मंदिर से लाती हो। उसे खाए बिना लगता है जैसे दिन अधूरा है। लाओ दो जल्दी। प्रसाद तो तब मिलेगा ना जब मैं मंदिर जाऊंगी। आज मैं मंदिर नहीं गई। रायचंद कुछ कहता उससे पहले ही उनका नौकर चाय लेकर वहां आता है। दोनों ही चाय पीते हैं। तभी कल्याणी चाय थूकते हुए गुस्से में कप तोड़ देती है। ये चाय है ये गर्म पानी या काढ़ा? माफ कर दीजिए मालकिन, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ये सब साफ कर दो और काम करते हुए ध्यान रखा करो। जी मालिक, मैं ध्यान रखूंगा। क्यों छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती हो कल्याणी? है तो और क्या करूं? एक गरीब है, आधे से ज्यादा काम उल्टे करता है, और एक वो मंदिर वाली लड़की। मंदिर वाली लड़की? ये कौन है? रायचंद के पूछने पर कल्याणी शांत हो जाती है, लेकिन बहुत जिद करने पर वो उसे कावेरी के बारे में सब बता देती है। उसकी बातें सुनकर रायचंद जोर जोर से हंसने लगता है। अरे तो इतना परेशान क्यों हो तुम? अगर तुम्हें वो पसंद है तो बात आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कैसे आगे बढ़ा दूं? गरीब है वो लड़की। 100 कमरों वाला ये घर देखकर कहीं लालची निकली तो मैं क्या करूंगी? अरे पर कल्याणी रायचंद की बात सुने बिना ही वहां से चली जाती है। बीतते समय के साथ एक रोज जब रायचंद सामान खरीद कर अपनी कार में बैठ रहा होता है, तभी कुछ चोर उससे छीना झपटी करने लगते हैं। लोगों की भीड़ खड़ी तमाशा देख रही होती है। तभी अपनी माँ के साथ वहां कावेरी पहुंचती है और रायचंद की गर्दन पर चाकू रखकर बिना डरे वहां पड़ी ईंट गुट्ठे सर पर मारती है। अरे आप लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? शर्म करो। बेटी चोट लग गई है तुम्हारे, तुम चलो मेरे साथ क्लिनिक। रायचंद का ड्राइवर ये सारी खबर कल्याणी को फोन पर देता है तो कल्याणी भागी भागी अपने बेटे विशाल के साथ क्लिनिक पहुंच, जहां कावेरी को देखकर वो हैरान रह जाती है। तुम यहाँ? और आप ठीक है ना? हाँ भाग्यमान, मैं ठीक हूँ, वो भी इस लड़की की वजह से। इतनी भीड़ में ये बहादुरी नहीं दिखाती तो न जाने आज क्या हो जाता। थैंक यू सो मच मेरे पापा की जान बचाने के लिए। आपका बिल मैं भर दूंगा। जी जरूरत नहीं अंकल जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। मेरी माँ बाहर मेरा इंतजार कर रही होंगी, मैं चलती हूँ। कावेरी क्लिनिक का बिल भरकर वहां से निकल जाती है। उस समय कल्याणी को एहसास होता है कि गरीब कावेरी को लेकर उसकी सोच कितनी गलत थी। अब बीतते समय के साथ कल्याणी कावेरी के बारे में सब पता लगाती है और फिर उसके घर रिश्ता लेकर पहुंचती है। बहन जी, इतने बड़े घर से मेरी बेटी के लिए रिश्ता आना तो सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं आप लोगों को बेटी के अलावा कुछ दे नहीं पाऊंगी। बहन जी, मुझे भी आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना है, इससे ज्यादा मेरी कोई मांग नहीं। बातों के बीच ही कावेरी और विशाल की नजरें मिलती हैं और कावेरी शर्मा जाती है। कुछ समय बाद बहुत ही धूमधाम से कावेरी और विशाल की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के समय कावेरी 100 कमरों के उस आलीशान घर को देख रही होती है। तभी उसकी नंद कहती है, माना तुमने ऐसा घर सपने में भी नहीं देखा होगा, लेकिन पहले तुम गृह प्रवेश करो, फिर निहारती रहना इस घर को। कावेरी जूही की बातों को बुरा नहीं मानती और अपने ससुराल में पहला कदम रखती है। अगले दिन पहली रसोई की रस्म के लिए जब जूही रसोई की ओर जा रही होती है तो वो रास्ता भटककर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती रहती है। हे भगवान, घर है कि भूल भुलैया? इतनी देर से रसोई ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल ही नहीं रही। इस रास्ते से जाती हूँ। उसी समय जूही उससे टकरा जाती है। कावेरी उससे रसोई पहुंचने के लिए मदद मांगती है तो जूही मुंह बनाकर कहती है, न जाने किस कवार को माँ बहू बनाकर लाई है, रसोई नहीं ढूंढी जा रही तुमसे। दीदी, आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम जैसे गरीब लोग इसी लायक हैं। अब हटो मेरे रास्ते से। जूही का बर्ताव कावेरी को दुखी कर देता है, जिसके बाद वो जैसे तैसे रसोई ढूंढकर सभी के लिए खीर बनाती है, जिसे खाकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वाह बहू, आनंद आ गया, इतने समय बाद कुछ स्वादिष्ट मीठा खाया है मैंने। बिल्कुल सही कहा पापा। कावेरी, इसे लंच में पैक कर देना, मीटिंग से पहले खा लूंगा। पहली रसोई के शगुन में सभी कावेरी को नेक के तौर पर कुछ पैसे देते हैं। तभी कल्याणी अपनी कमर से चाबियों का गुच्छा निकालते हुए कावेरी के हाथों में पकड़ाते हुए बोलती है, आज से इस 100 कमरों के घर की मालकिन तू है बहू, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? अरे, किराए के घर में रहने वाली इस गरीब लड़की को आप इस 100 कमरों के घर की मालकिन कैसे बना सकती हैं? जूही, अपनी हद में रहकर बात कर। कावेरी अब इस घर की बहू है।
पापा, जिसे आप बहू समझ रहे हैं ना, वो कब लालची बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कावेरी अपनी सास से वो चाबियों का गुच्छा लेकर जूही को थमा देती है और कहती है, हाँ दीदी, मैं लालची हूँ, लेकिन इस 100 कमरों के घर की मालकिन बनने के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए एक आदर्श बहू, भाभी और बीवी बनने के लिए। आप इसे रखिए। कावेरी की बात सुनकर और उसकी आंखों की मासूमियत देखकर जूही को खुद पर शर्म आती है और वो कावेरी से माफी मांगती है, जिसके बाद वो उसे चाबियां पकड़ा लेती है। और इस तरह एक गरीब लड़की का नसीब उस 100 कमरे वाले घर की मालकिन बनाता है।